आज हम लेते हैं मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध, इनके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। पहला अनुप्रयोग है, इसकी सहायता से क्लॉसियस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण निगमित करना। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध से क्लॉसियस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण निगमित करना। इसके लिए हम मैक्सवेल का दूसरा ऊष्मागतिक संबंध काम में लेते हैं, जो इस प्रकार है: डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी। ये जो राइट साइड में नीचे v लिखा है, इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट v, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर। और राइट हैंड साइड में जो नीचे t लिखा है, इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट t, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर। तो मैक्सवेल का ये दूसरा ऊष्मागतिक संबंध है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा v एट कांस्टेंट t। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध हमें याद रखने पड़ेंगे यदि हमें इनकी एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग देखने हैं। तो याद रखने के लिए ध्यान रखें कि ये मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध 4 राशियों में हैं, 4 चर हैं जो इनमें काम में लिए जा रहे हैं, 4 वेरिएबल हैं। और ये 4 वेरिएबल, 4 चर राशियां जो इनमें काम में ली जा रही हैं, ये हैं P, V, T और S। P, V और T ये तो आदर्श गैस के अवस्था समीकरण में आती हैं। PV बराबर RT, R कांस्टेंट है, तो आदर्श गैस के अवस्था समीकरण में PV बराबर RT, इसमें R कांस्टेंट को छोड़ दें तो बाकी 3 वेरिएबल हैं P, V और T, और चौथा वेरिएबल एंट्रोपी S है। तो ये 4 वेरिएबल हैं P, V, T और S। चारों को यदि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, ABCD के ऑर्डर से लिखें, तो P, V, T और S ABCD के क्रम से लिखें तो ये होगा, पहले सबसे पहले P आएगा, फिर S, फिर T और सबसे लास्ट में V। तो इनका जो ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो होगा PSTV। तो यदि हमें मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक संबंध लिखने हैं तो हम एक बार तो इसी ऑर्डर से हम इस तरह से लिखें कि P और S ये दोनों ऊपर आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, और T और V नीचे आ रहे हैं। ऑर्डर ध्यान दें और इस इक्वेशन को देखें, PSTV ये ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन चारों का। PS ऊपर देखें किस क्रम से लिखा है, लेफ्ट से राइट, ऊपर की तरफ। और जो अगले 2 वेरिएबल है T और V, ये नीचे हैं, लेफ्ट से राइट। PSTV इस ऑर्डर से लिख लें, आंशिक अवकलन का चिन्ह लगा ले दोनों तरफ, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बन जाएगा, राइट हैंड साइड में डेल्टा S अपॉन डेल्टा V बन जाएगा। और फर्स्ट में जो डिफरेंशिएशन T के साथ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में T के साथ डिफरेंशिएशन है, तो राइट हैंड साइड में T कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड में V के साथ डिफरेंशिएशन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है।
इस तरह से याद रखें, ये एक मैक्सवेल का ऊष्मागतिक संबंध मिलता है। पी एस लेफ्ट से राइट में लिखें, नीचे टी और वी लेफ्ट से राइट में लिखें। टी के साथ डिफरेंशिएशन है तो वी कांस्टेंट में है, और राइट हैंड साइड में वी के साथ है तो टी कांस्टेंट है। इसी तरह से बाकी के 3 ऊष्मागतिक संबंध भी याद रखे जा सकते हैं। एक और ऊष्मागतिक संबंध में होगा, ये जो पी और एस यहाँ ऊपर लिखे हैं, एक ऊष्मागतिक संबंध में ये नीचे आ जाएंगे, तो नीचे रहेगा पी और एस लेफ्ट से राइट में ही, और ये जो नीचे टी और बी आ रहे हैं ये ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर रहेगा टी और वी, नीचे आ जाएगा पी और एस। ये वो ऊष्मागतिक संबंध है। इसमें पी और एस नीचे हैं लेफ्ट से राइट की दिशा में ही, और टी और वी ऊपर हैं लेफ्ट से राइट की दिशा में ही। और इसमें भी कांस्टेंट क्या रखना है ये ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड में पी के साथ डिफरेंशिएशन है तो पी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रखना है, और राइट हैंड साइड में एस के साथ डिफरेंशिएशन है तो ये एस लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट रखना है। तो इस तरह से ये 2 मैक्सवेल के समीकरण तो हमें इस तरह से मिलते हैं कि हम लेफ्ट से राइट पी एस लिखें और टी वी लिखें। एक बार पी एस ऊपर लिख रहे हैं और एक बार पी एस नीचे लिख रहे हैं। और अगले 2 मैक्सवेल के समीकरण प्राप्त करने हैं, तो इसमें हम ये जो ऑर्डर है पी एस जो अभी हम ले रहे थे लेफ्ट से राइट, अगले ऊष्मागतिक संबंधों के लिए इनको हम लें अप से डाउन, पी एस ऊपर से नीचे की ओर। जैसा कि ये इस ऊष्मागतिक संबंध में है, पी एस इसमें ऊपर से नीचे की ओर है, तो बाकी के जो 2 बचे टी और वी ये भी ऊपर से नीचे की ओर हैं। और पहले की तरह ही जब एक साइड में v के साथ डिफरेंशिएशन है तो वो दूसरी साइड में कांस्टेंट है, और जब एक साइड में s के साथ डिफरेंशिएशन है तो वो s दूसरी तरफ कांस्टेंट है। पर ध्यान रखें, जब हम ps और tv ऊपर से नीचे ले रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन लेना है, साथ में किसी भी एक साइड में नेगेटिव साइन लगाना है। और इसी तरह से चौथा ऊष्मागतिक संबंध भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने पी एस और टी वी ऊपर से नीचे की ओर लिए थे, लास्ट वाले संबंध में यही पी एस और टी वी अब नीचे से ऊपर की ओर लेंगे। इसमें पी और एस, पी एस ऊपर से नीचे है, टी वी भी ऊपर से नीचे है। चौथे में पी नीचे रहेगा और एस ऊपर, यानी पी एस नीचे से ऊपर ले रहे हैं और टी वी भी नीचे से ऊपर लेंगे।
ये वो ऊष्मागतिक संबंध है। PS इसमें नीचे से ऊपर है, तो T और V भी नीचे से ऊपर है। लेफ्ट हैंड साइड में T के साथ डिफरेंशिएशन है, तो ये T राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड में P के साथ डिफरेंशिएशन है, तो ये P लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है और एक नेगेटिव साइन है। तो हमें PS और TV ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, P से S और T से V तक लिखना है। एक बार लेफ्ट से राइट में, एक बार ऊपर PS है, TV नीचे है, एक बार नीचे PS है और TV ऊपर है, और एक बार ऊपर से नीचे, PS ऊपर से नीचे, TV भी ऊपर से नीचे, और अगली बार PS नीचे से ऊपर और TV भी नीचे से ऊपर। पर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लिख रहे हैं, तब उन दोनों समीकरणों में हमें एक माइनस साइन लेना है। इस तरह से हम मैक्सवेल के ये चारों समीकरण याद रख सकते हैं। पहली एप्लीकेशन जो अब हम ले रहे हैं मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध से क्लाउसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण निगमित करना है। तो इसमें हम ये मैक्सवेल का ऊष्मागतिक संबंध काम में ले रहे हैं, जिसमें P और S ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से राइट में है, TV भी लेफ्ट से राइट में है, और ये समीकरण है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T V इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा VT। यदि हम इस समीकरण में T से गुणा कर दें दोनों तरफ, T से गुणा करने पर राइट हैंड साइड में ये बनेगा T डेल्टा S, जिससे कि T डेल्टा S ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq बराबर है TdS। तो T डेल्टा S बराबर होगा डेल्टा Q ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। इसलिए इस समीकरण में हमने ये समीकरण इस तरह से चुना कि डेल्टा S ऊपर रहे, जिससे T से गुणा करके T डेल्टा S डेल्टा Q बन जाए। dq बराबर TdS, dq बराबर TdS या ds बराबर dq अपॉन T एंट्रोपी में परिवर्तन की परिभाषा से, जिसको हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी कहते हैं, dq बराबर TdS। तो ये T डेल्टा S राइट हैंड साइड में जो ऊपर है, इसको हमने डेल्टा Q लिख लिया है। अब इस समीकरण को हम देखें। इस समीकरण में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T राइट हैंड साइड में जो है, यह नियत ताप पर पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा डेल्टा Q व उसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा V का अनुपात है। राइट हैंड साइड में डेल्टा Q किसी निकाय के द्वारा ली गई ऊष्मा है और डेल्टा V इसके आयतन में परिवर्तन है, और ये सब है नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर T पर। नियत ताप पर यदि हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करें, जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाएं या द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में लाएं, अवस्था में परिवर्तन करें नियत ताप पर, तो यदि हम ठोस से द्रव अवस्था में लाते हैं नियत ताप पर, तो वो नियत ताप उसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरह से यदि हम द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाते हैं नियत ताप पर, तो वह ताप उसका क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि हम नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन करें, स्टेट चेंज करें, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ठोस से द्रव या द्रव से गैस, तो यह जो ऊष्मा डेल्टा Q है, यह ली गई ऊष्मा डेल्टा Q, यह गुप्त ऊष्मा होगी, लेटेंट हीट कहलाएगी, क्योंकि यह नियत ताप पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और अवस्था परिवर्तन के लिए है।
ठोस से द्रव में या द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए है। और नियत ताप पर यदि हम अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा ले रहे हैं तो वो गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। यदि हम इकाई द्रव्यमान लें और इकाई द्रव्यमान के लिए पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L मान लें, L इज द लेटेंट हीट फॉर यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान के लिए गुप्त ऊष्मा। तो यदि m द्रव्यमान होगा तो आवश्यक ऊष्मा ml होती है। इकाई द्रव्यमान लिया है तो गुप्त ऊष्मा L है, यूनिट है कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ डेल्टा Q बराबर L होगा, यह गुप्त ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के लिए। तो हम आयतन भी इकाई द्रव्यमान के लिए ले लें और यह मान लें कि आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हुआ। पहले आयतन V1 था, बाद में V2 हुआ। तो डेल्टा V की जगह हम लिखेंगे V2 माइनस V1। आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1। पर यहाँ ये जो आयतन V1 और V2 है ये इकाई द्रव्यमान के आयतन है, ये है वॉल्यूम्स पर यूनिट मास। इनको विशिष्ट आयतन कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो राइट हैंड साइड में डेल्टा Q बराबर L हो जाएगा गुप्त ऊष्मा, और डेल्टा V होगा V2 माइनस V1। आयतन V1 से बदलकर V2 हुआ है, इसलिए आयतन में परिवर्तन है V2 माइनस V1। और ये विशिष्ट आयतन है, इकाई द्रव्यमान के लिए आयतन है, क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा है ये भी इकाई द्रव्यमान के लिए है। और लेफ्ट हैंड साइड में था T डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी V, ये बराबर हो गया L अपॉन V2 माइनस V1। इससे हमें मिलेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी V इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। यही क्लाउसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण है, और इसकी सहायता से हम क्वथनांक और गलनांक पर दाब का प्रभाव देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये ताप T क्वथनांक या गलनांक है, और ऊपर आ रहा है P। तो इस P का क्या प्रभाव होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा T पर, क्वथनांक पर या गलनांक पर, ये हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यदि V2 V1 से बड़ा है, यानी उस प्रक्रम में आयतन बढ़ रहा है। जनरली द्रव से गैस में बदलते हैं तो आयतन हमेशा बढ़ता ही है। तो यदि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, V2 हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो राइट हैंड साइड में देखें तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गई, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि P बढ़ने पर T बढ़ेगा, यानी दाब के बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा। Boiling point will increase when we increase the pressure because V2 is greater than V1। इस प्रक्रम में द्रव से गैस अवस्था में जाने में आयतन हमेशा बढ़ता ही है। ठीक इसी तरह से यदि हम ठोस से द्रव अवस्था में आ रहे हैं तो भी ज़्यादातर पदार्थों का आयतन बढ़ता ही है, हमेशा नहीं। तो जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादातर पदार्थों का आयतन बढ़ ही रहा है, उस अवस्था में भी राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। पर इसमें अब T गलनांक है, ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है तो T ताप है, ये गलनांक है, और P बढ़ने पर गलनांक बढ़ेगा क्योंकि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T पॉजिटिव है, V2 V1 से अधिक है तो। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिनमें ठोस से द्रव में परिवर्तन होने पर आयतन में कमी हो जाती है, जैसे कि बर्फ ठोस अवस्था है, ये जैसे ही द्रव अवस्था में यानी पानी में परिवर्तित होगी इसके गलनांक पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, तो इसका आयतन बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो इस स्थिति में V2 V1 से कम होगा, इसलिए राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T नेगेटिव होगा, यानी P बढ़ने पर T कम होगा। दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम होगा।
इस तरह से हम क्वथनांक और गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होगा ये देख सकते हैं इस क्लाउसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण की सहायता से। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि Cp/Cv बराबर है ES/ET बराबर है KT/Ks। यहाँ पर E, कैपिटल E, ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। E आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, बल्क मॉडुलस। और आयतन प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा पहले हम देखें कि ES और ET क्या है। तो पहले हम देखें कि E क्या है। E आयतन प्रत्यास्था गुणांक है और यह होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। प्रत्यास्था गुणांक है प्रतिबल बटे विकृति। हुक का नियम है प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। 3 तरह के प्रतिबल होते हैं और 3 तरह की ही विकृति होती हैं और इस तरह से 3 तरह के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं। ये इनमें से एक प्रत्यास्था गुणांक है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक E प्रतिबल बटे विकृति और आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए अभिलंब प्रतिबल है नॉर्मल स्ट्रेस और विकृति है आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन। तो जब वॉल्यूम स्ट्रेन है, आयतन विकृति है, तो जो प्रत्यास्था गुणांक है वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, बल्क मॉडुलस E से लिखते हैं। तो यह आयतन प्रत्यास्था गुणांक बल्क मॉडुलस E बराबर होगा प्रतिबल बटे आयतन विकृति। और प्रतिबल अब लिख रहे हैं डेल्टा P से। दाब P यह बल बटे क्षेत्रफल है, प्रतिबल भी बल बटे क्षेत्रफल है। तो जो दाब में परिवर्तन होगा डेल्टा P, यही प्रतिबल है, स्ट्रेस है। और नीचे जो विकृति है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए जो विकृति लेंगे वो आयतन विकृति होगी वॉल्यूम स्ट्रेन, और आयतन विकृति होती है डेल्टा V/V, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन यदि V है और आयतन में परिवर्तन डेल्टा V से लिखें तो नीचे डेल्टा V/V ये आयतन विकृति है। तो इस तरह से आयतन प्रत्यास्था गुणांक हुआ प्रतिबल बटे आयतन विकृति। प्रतिबल को लिखा है डेल्टा P दाब में परिवर्तन से, क्योंकि दाब भी बल बटे क्षेत्रफल है और प्रतिबल भी बल बटे क्षेत्रफल है। साथ ही यहाँ पर एक माइनस साइन और लगाया है। यहाँ पर देखें डेल्टा P है और डेल्टा V है। तो हम देखें कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं किसी पदार्थ पर तो उसके आयतन V में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही किसी पदार्थ पर दाब बढ़ाएंगे उसका आयतन V कम होगा। तो क्योंकि P बढ़ाने पर V कम हो रहा है, इसीलिए यह नेगेटिव साइन है। क्योंकि डेल्टा P/डेल्टा V ये नेगेटिव है, P बढ़ने पर V कम होता है, और आयतन प्रत्यास्था गुणांक E ये पॉजिटिव राशि होती है, इसलिए हमने एक नेगेटिव साइन काम में लिया है। तो इस तरह से यह E की परिभाषा हुई। और यह जो हमें सिद्ध करना है Cp/Cv बराबर है ES/ET। तो ये E भी 2 तरह के हैं। पहले तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लें। इस नीचे जो V लिखा है डेल्टा V/V, इस V को ऊपर ले जाएंगे तो E का मान इतना हो जाएगा -V डेल्टा P/डेल्टा V। और यदि अब हमें ये 2 E लिखने हैं जो है ES और ET, तो इस E के साथ यदि हम S लिखते हैं तो ES हो जाएगा -V डेल्टा P/डेल्टा V एट कांस्टेंट S। ES का मतलब है एट कांस्टेंट S। तो राइट हैंड साइड में भी डेल्टा P/डेल्टा V के साथ लिख लें एट कांस्टेंट S। और S है एंट्रोपी। एंट्रोपी S कांस्टेंट रहती है रुद्धोष्म प्रक्रम में।
एडियाबैटिक प्रोसेस में जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, एंट्रोपी एस नियत रहती है, तो यह रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ES, जो बराबर होगा -V डेल्टा P अपॉन डेल्टा VS। इसी तरह से यदि हम E के साथ T लिखें, इसका मतलब है कि T कांस्टेंट है, तो ये समतापी प्रक्रम के लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो हम राइट हैंड साइड में भी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V के साथ T लिख लें तो हमें ET मिलेगा। इस तरह से E की परिभाषा से हम ES और ET लिख सकते हैं। यदि कांस्टेंट S के लिए है तो एंट्रोपी S नियत है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए है, और यदि ताप नियत है, T कांस्टेंट है, तो ET लिखेंगे। ये समतापी प्रक्रम के लिए ये दोनों आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। इस तरह से ES और ET दोनों ही आयतन प्रत्यास्था गुणांक हैं। ES नियत S के लिए, नियत एंट्रोपी के लिए यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, और ET नियत T के लिए यानी समतापी प्रक्रम के लिए। तो हमने जो हमें सिद्ध करना था Cp अपॉन Cv इक्वल टू ES अपॉन ET, तो ES क्या है और ET क्या है ये हमने पहले लिख लिया है। अब हम देखें Cp और Cv क्या है। Cp और Cv ये नियत दाब पर और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, और ये इनकी परिभाषा है। Cp बराबर है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल C से लिख रहे हैं, ये बराबर है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये आती है विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा आती है dQ बराबर mc/dt। यदि किसी पदार्थ का ताप dt से बढ़ाना है, द्रव्यमान m है, तो जो आवश्यक ऊष्मा है dQ ये प्रोपोर्शनल होती है m के और प्रोपोर्शनल होती है dt के, और c कांस्टेंट है, तो dQ बराबर mc/dt ये c की परिभाषा देता है। वहाँ जो c लिखते हैं वो स्मॉल c लिखेंगे, और वो होगी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। उसी समीकरण में यदि हम m को मोल में लें तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, और एक मोल पदार्थ के लिए इसको हम कैपिटल C से लिखेंगे, ये होगी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। और यदि C के साथ P लगा है तो ये नियत दाब पर है, कांस्टेंट प्रेशर P पर है, तो राइट हैंड साइड में भी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T के साथ लिख लें एट कांस्टेंट P। इसी तरह से दूसरी मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv है, तो हम P की जगह V लिख लेंगे, तो Cv बराबर होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। यहाँ V कांस्टेंट है। तो ये Cp और Cv की परिभाषा है। हमें सिद्ध करना है Cp अपॉन Cv बराबर ES अपॉन ET। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये हमें सिद्ध करना था Cp अपॉन Cv बराबर ES अपॉन ET। ES और ET की परिभाषा दे दी, Cp और Cv की परिभाषा दे दी। ये चारों परिभाषाएं याद होनी चाहिए। और अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो Cp अपॉन Cv, Cp और Cv के मान रख दें। Cp है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T P, और Cv है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T V। T से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, नहीं, dQ डेल्टा Q को लिख लें T डेल्टा S, ऊपर भी और नीचे भी। तो डेल्टा Q को लिखा T डेल्टा S, तो ऊपर हो गया T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P, और नीचे भी डेल्टा Q की जगह T डेल्टा S लिखा। ये ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से है, dQ बराबर T ds, इससे डेल्टा Q बराबर T डेल्टा S, और नीचे हो गया है T डेल्टा S अपॉन डेल्टा TV। T कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे,
और बचेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी और नीचे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी। अब देखें, ऊपर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी है, तीन चीजें आ रही हैं, एस टी और पी। चौथी क्या बची? 4 राशियां थी, 4 वेरिएबल थे जो हम काम में ले रहे थे मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध में। एस टी और पी के अलावा बचा है वी, वॉल्यूम, आयतन। तो ये जो वी बचा है, तो हम ऐसा करें कि डेल्टा वी से इसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को लिख लें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। नीचे डेल्टा टी को हम थोड़ा आगे ले जाएं और डेल्टा एस के साथ नीचे डेल्टा वी ले आए। नीचे डेल्टा वी लाए हैं तो ऊपर भी डेल्टा वी लेना पड़ेगा। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और दोनों ही एट कांस्टेंट पी पर है। तो एस टी और पी 3 वेरिएबल पहले से ही थे, चौथा वी लाना है तो हम इस तरह से ले आते हैं। इसी तरह से नीचे देखें तो नीचे है एच टी और वी, तो चौथा क्या लाना है? पी लाना है। तो हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा टी को हटा देंगे, थोड़ा राइट में ले लेंगे और डेल्टा एस के साथ नीचे डेल्टा पी ले आए। नीचे डेल्टा पी लाए हैं तो ऊपर भी डेल्टा पी लिखना पड़ेगा। तो उस डेल्टा पी के साथ नीचे ले लेंगे डेल्टा टी, और ये दोनों ही एट कांस्टेंट वी के लिए। तो इस तरह से अब हमने लिख लिया है। ऊपर भी 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गए हैं, नीचे भी 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गए हैं। ऊपर के एट कांस्टेंट पी पर है और नीचे के एट कांस्टेंट बी पर है। अब हमने इसको इस तरह से लिखा है, ऐसा इसलिए कि हम अब मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक संबंधों को एक साथ लिख लें। जैसा अभी तरीका बताया था, मैक्सवेल के चारों संबंध एक साथ लिख लें। एक बार पी एस और टी वी लेफ्ट से राइट, और दूसरी बार पी एस और टी वी लेफ्ट से राइट ही, पर पी एस नीचे ले लेंगे, टी वी ऊपर। और एक बार ऊपर से नीचे पी एस टी वी, और एक बार नीचे से ऊपर पी एस और टी वी। इस तरह से लिख के चारों मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध लिख लें। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब हम जा रहे हैं, पी एस और टी वी ले रहे हैं, तो माइनस साइन है। चारों मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध लिख लें और ये देखें कि उन मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों में ये जो 4 आंशिक अवकलन आ रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी पी और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी वी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी, 4 ये आंशिक अवकलन हैं। उन मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक संबंधों में ये देखें कि इन चारों में से कौन से का मान उनकी सहायता से लिखा जा सकता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो। तो यदि हम मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक संबंध लिख लेंगे और ये चेक करेंगे कि ये जो 4 आंशिक अवकलन यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन 4 में से ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी पी जो पहला है, ये उनमें कहीं नहीं है, न लेफ्ट हैंड साइड में न राइट हैंड साइड में, चारों के ही। और ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी है, ये उनमें है कहीं ना कहीं। तो हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, और जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी पी नहीं आ रहा था कहीं भी,
इसको हम नीचे ले गए, नीचे आने पर ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, पी उल्टा हो जाएगा, ये अब बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, कांस्टेंट पी ही रहेगा। तो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, पी, ये मैक्सवेल समीकरणों में कहीं नहीं है, पर यदि हम इसको ऊपर से नीचे ले आते हैं और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी की बजाय डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस हो जाता है एट कांस्टेंट पी, तो अब ये मैक्सवेल के उन समीकरणों में कहीं ना कहीं मिलता है। इसी तरह से नीचे की तरफ से देखें तो दो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी वी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी जो राइट साइड में है नीचे, ये उन मैक्सवेल के समीकरणों में है, इसलिए इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। और ये पहले वाला नहीं है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी वी, इसलिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके ये बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस वी। तो इसको हम ऊपर ले गए और ये बन गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस वी। ऐसा करने से अब हम मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध चारों जो लिखे हुए हैं उनसे देखेंगे तो उनसे इन चारों पार्शियल डिफरेंशिएशंस के मान मिल जाएंगे, और उनके ये चारों के ही मान उन मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक संबंधों से देख कर रखेंगे तो ये इस तरह का आएगा। और इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे कि ऊपर कांस्टेंट एस वाली टर्म हो जाए और नीचे कांस्टेंट टी वाली हो जाए। तो ऊपर कांस्टेंट एस वाली एक टर्म तो है ही, दूसरी जो कांस्टेंट टी वाली थी उसको नीचे ले आए, नीचे आके ये उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी टी नीचे आके हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस टी। और ये जो नीचे एस वाली टर्म थी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट एस, ये ऊपर जाके हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट एस। तो कांस्टेंट एस वाली दोनों टर्म ऊपर रख ली, कांस्टेंट टी वाली दोनों टर्म नीचे रख ली। तो अब ये इस तरह का हो गया है। ऊपर अंश में न्यूमरेटर में देखें तो डेल्टा टी ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये न्यूमरेटर बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, और ये एट कांस्टेंट एस है। इसी तरह से नीचे देखें तो डेल्टा एस कैंसिल हो रहा है और बचेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। यदि हम ऊपर और नीचे माइनस वी से गुणा कर दें तो ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एस हो जाएगी, नीचे वाली माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी टी हो जाएगी। तो ऊपर वाली ई एस है और नीचे वाली ई टी है। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि सी पी अपॉन सी वी बराबर है ई एस अपॉन ई टी। और के संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है, ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक ई का व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी के प्रोपोर्शनल है 1/e। इसलिए यदि हम सी पी अपॉन सी वी लिख रहे हैं ई एस अपॉन ई टी और ई प्रोपोर्शनल है 1/k, के संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है, तो ये जो ई एस अपॉन ई टी है इसको के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा के टी अपॉन के एस, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल है 1/k। इसलिए सी पी अपॉन सी वी बराबर होगा ई एस अपॉन ई टी और ये बराबर है के टी अपॉन के एस।